एक बच्चा जिसे दुनियादारी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है, उस बच्चे की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। वो बच्चा 17 साल तक बदले की आग में झुलसता है और 17 साल बाद अपने देश में अपने माँ बाप अपने परिवार का बदला लेने वापस जाता है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस मानवा का नाम है द चाइल्ड। वैसे आप इसको द चाइल्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन ई साइलेंट है इसलिए द चाइल्ड ही इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में दिखाया जाता है कि 17 साल बाद आखिरकार में कोरिया में वापस आ ही गया। हमें यहाँ पर ये दो अस्थियां दिखाई जाती हैं और ये हमारा एमसीए जो कहता है बहुत टाइम बाद आए हैं यहाँ पे मदर फादर। तो वो जो अस्थियां हैं वो इसके माँ बाप की हैं। ये कहता है एक समय था अक्सर जब मैं सोचता था कि जिंदगी की क्या कीमत है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि 17 साल पहले का है। आज से 10:32 PM गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पानी में ये डूबता हुआ दिखाया जा रहा है और ये शिप है, ये भी डूब रही है। यहाँ पर एडन की खाड़ी इसे कहा जाता है जो कि रेड सी और अरेबियन सी को ग्लोबल ट्रेड के लिए कनेक्ट करती है। ये यहाँ पर पानी में ढूंढ रहा होता है मोम डैड कहाँ पर हो आप, भाई मौसम भी बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब है ऐसे में। और ये फिर से चिल्लाता है मोम डैड कहाँ पर हो, मुश्किल से तैर के सरवाइव किया हुआ है। और तभी इसको वहाँ पे कुछ दिखाई देता है और ये उसके पास जाता है, वो उसकी मोम ही होती है या शी इज ऑलरेडी डेड। ये यहाँ पर अपनी माँ को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लहर आ जाती है जो कि इसको पानी के अंदर डुबो देती है। ये कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे जल्द से जल्द पानी की सतह पे जाना होगा। और तब ये आसपास चारों तरफ इसे लाशें ही लाशें डूबती दिखाई दे रही है, जिसमें से कुछ इसके जानकार की भी है, सेक्रेटरी किम की, शेफ जेंग की, कैप्टन की और उसके बॉडीगार्ड नोना की। तभी उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है उसके मोम और डैड की लाश, वे भी दोनों डूब रही है। तो मोम तो पहले देख ली थी, अब डैड की भी कंफर्मेशन है, दोनों इसके पेरेंट्स टपक गया गाइस। तभी इसका हाथ पकड़ के कोई से पानी से बाहर निकालता और कहता है तेहा शांत हो जा। तो हमें पता भी चल गया है इस मेन कैरेक्टर का नाम टेहा है। ये इंसान कहता है अच्छा कि तू अभी भी चल फिर सकता है। तभी ये बच्चा कहता है ग्रैंडपा। तो हमें पता चलता है कि ये इसका ग्रैंडपा है जो कि चेयरमैन है चियोंगसू ग्रुप का, जिसका नाम है जिन सियोक, उम्र 72 साल। ये कहता है शुक्र है भगवान का जो ऐसे मुश्किल समय में भी किस्मत हमारा जरा सा तो साथ दे रही है। तभी ये कहता है ग्रैंडपा मैंने नीचे मोम डैड को देखा वहाँ पे नीचे। तभी ये कहता है कि मुझे पता है अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी ये कहता है कान खोल के सुन टेहा, जो मैं कहने वाला हूँ उसे याद रख, नो मैटर व्हाट यू मस्ट इनहेरिट चियोंगू, तुझे ही चियोंगू ग्रुप को आगे बढ़ाना है। और इसे एक फाउंटेन पेन थमा देता, कहता है इसे लॉयर की मिंसू के पास ले जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और कहता है ऐसे किसी पे भरोसा मत करना कोरिया में जाने के बाद। ये कहता है ग्रैंडपा पहले मोम डैड को बचाओ, वो अभी भी डूब रहे हैं। तभी ये अपनी लाइफ जैकेट उतार के अपने पोते को पहनाने लगता और कहता है तेरे माँ बाप, उन्हें शिप डूबने से पहले ही गोली मार दी गई थी। तो यस, इनके माँ बाप का मर्डर हुआ है, पहले गोली मार दी गई थी। और कहता है टेहा चाहे कुछ भी हो जाए तुझे जीना ही होगा। और तभी उसको धक्का मार के खुद से दूर कर देता है और खुद एक बड़ी लहर की चपेट में आ जाता है। तो हाँ, ग्रैंडपा का भी गेम ओवर। तो भाई इस दादा हमने के भी पट्ट है, इसका दादा था चीता, खुद मर गया था कि पोता रहा जीता। जय बाबा की। भाई तैरता तैरता पता नहीं कहाँ पे आ जाता है। तभी इसकी अचानक से आँख खुलती है और ये देखता है इसके सामने एक बहुत ही बड़ी शिप है और इसके ऊपर टाइम लिख रखा है 1:51 गल्फ ऑफ एडन। एक तो यार ये सभी में टाइम क्यों लिखा होता है पता नहीं। तभी इस बच्चे की आँख खुलती है और ये खुद को शिप के ऊपर पाता है। इसके सामने यहाँ पे दो बंदे होते हैं जो कि इसे देख रहे होते हैं कि ये जिंदा है और उनमें से एक बंदा आवाज लगाता है कैप्टन ये जग गया, ये मरा हुआ नहीं है। ये बंदे सोच रहे होते हैं कि ये इटालियन है या नहीं। तभी वो बंदा दोबारा आवाज लगाता है कैप्टन को, कहता है जल्दी नीचे आए। तभी वो बंदा देखता है कि ए भगवान क्या वो कैप्टन फिर से ऊपर चढ़ी हुई है। और दूसरा बंदा कहता है तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है क्या बच्चे। तभी टेहा इसे एक बंदे की गर्दन पे टैटू नोटिस कर लेता है और कहता है जिस हिसाब का टैटू इसकी गर्दन पे है ये कोई आम इंसान तो नहीं है। तभी कोई ऊपर से छलांग मार के नीचे आता है, आता नहीं आती है, हाँ ये वही कैप्टन है शिप की। ये कहती है बच्चे तो हमारी शिप पे कैसे आया। ये बंदा कहता है कैप्टन मुझे लगता है ये बच्चा हमारी बात समझ नहीं पा रहा है। ये कहती है तो किसी ऐसे को बुलाओ जो बॉडी लैंग्वेज समझे या फिर हमारी बातचीत को ट्रांसलेट कर सके। तभी ये बच्चा कहता है कि पास से एक याच गुजर रही थी, पे अटैक हुआ है। ये कहती है ओ तो ये हमें समझ सकता है। फिर पूछती है वैसे कहाँ से आया तू। ये कहता है वैसे तो मैं कोरियन हूँ, लेकिन तूफान के समय पे हमारी याच के अंदर कुछ घुसपैठिया घुस गए और उन्होंने मेरे सभी घर वालों को मार दिया। ये कहती है अच्छा तो तू समुद्र में बहकर हमारी इटालियन शिप के सामने आ गया, वो भी हमारी सलर्नो फैमिली बोट के सामने। ये कहता है क्या क्या सलर्नो फैमिली। ये पागलों की तरह हंसती है और कहती है एक एशिया का रहने वाला जो कि इटालियन भी बोलता है कोइंसिडेंटली वो यहाँ पे पकड़ा गया है, वो भी गल्फ ऑफ एडन में, मिडल ऑफ ईस्ट। क्या मजा आएगा भाई, हा हा हा। ये कहती है मुझे माफ करना बच्चे, पर मैं ऐसे इत्तेफाकों में विश्वास नहीं रखती, हम तुम्हें वापिस समुद्र में फेंक दे। तो तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन भी दिखाया जाता है, डायरेक्टर ऑफ द ट्रेडर ब्रांच सलर्नो फैमिली, जिसका नाम है रेगिना सलर्नो। और ये कहते हुए इंट्रोडक्शन करते हुए ये इसके सर पे तलवार भी लगाई हुई है। तभी ये इसको अपना फाउंटेन पेन दिखाता है, कहता है ये मुझे मेरे दादा ने दिया था। तभी ये बताता है कि मैं जिन सियोकू का पोता हूँ जो कि कोरिया के चियोंगसू ग्रुप का चेयरमैन है। मैं उसके तीसरे बेटे जिन सू योक का बड़ा बेटा हूँ। एक
दोस्तों भाई ये कोरियन नेम कितने बकवास है, बिल्कुल दिमाग घुमा देते हैं। और ये कहता है मुझे समुद्र में से फेंकने से अच्छा है कि तुम मुझे कोरिया वापस लौटा दो, तुम्हारा उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। तभी ये सोचती है चियोंग्यू ग्रुप तो कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, क्या ये बच्चा उस फैमिली का पार्ट है। कहती है कोई जाके कोरिया की न्यूज तो देखो जरा। पूछती है क्या तुझे और भी लैंग्वेज आती है क्या। ये कहता है कैंटोनीज, इंग्लिश, जापानीज, अरेबिक, स्पेनिश, हिंदी, एस्पेंट्रो। हाँ मैं ये बेसिक लैंग्वेज बोल सकता हूँ। भाई ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे खाने के मेन्यू के नाम बोल रहा हूँ। तभी इसके चीले चपाटे इसके न्यूज लेके आ जाते हैं। ये देखती है कि चियोंग्यू ग्रुप के चेयरमैन और उसके थर्ड सन की पूरी फैमिली मिसिंग है, लगता है ये सच है। ये कहती है कि ये मजेदार है और तभी उसे पूछती है क्या तुम किसी को कांटेक्ट कर सकते हो कोरिया में। तभी इसको अपने दादा की वो फाउंटेन पेन वाली बात याद आती है और ये कहता है कि किसी और को कांटेक्ट करना, मेरी फैमिली को मत करना। सियोल का सीन दिखाया जाता है साउथ कोरिया का, जहाँ पे ये इंसान फोन उठाता है, कहता है हेलो, सामने से आवाज आती है आप लॉयर की मिंसू हो ना, और ये कहने वाली कौन है, अपनी कैप्टन। ये कहती है तूने वो फोटो देखी ना जो मैंने भेजी है, तुम्हारी कंपनी का प्यारा पोता हमारे कब्जे में है, क्या हम उसको कोरिया वापस भेज दें। ये कहता है बोल तुझे क्या चाहिए। ये कहती है $10 मिलियन, जल्दी से इस ठिकाने पे भेज दो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। भाई इसकी शक्ल तो देखो जरा, कैसी खुश है पैसे मांगते वक्त, एकदम कमीनापन चेहरे पे झलक रहा है। लेकिन भाई इसकी खुशी पे मैनेजर किम इंसू मुंह देता है, कहता मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं तेरे से बात करने का। फिर वो कहती है ऐसा नहीं चलेगा, जितने पैसे का उतने दो तभी हम इसको छोड़ेंगे। तभी ये कहता है उसको छोड़, $1 मिलियन दूंगा, उस बच्चे को अभी मार दे। अगर तू 5 मिनट के अंदर उस बच्चे को मार के उसकी वीडियो बना के मुझे भेजेगी तो मैं अभी तुझे $1 मिलियन दे दूंगा। ये कहती है क्या गारंटी है अगर मैं इसको मारूंगी तो मुझे पक्का पैसे दोगे। फिर ये कोई जगह बताता है कि सिर्फ 3 बटन दबा के मैं उस जगह पे पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। भाई लोगो जगह का नाम तुम खुद पढ़ लो यार, बिल्कुल बेकार है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। ये हरामखोर ऊपर से कैप्टन को ही धमकी दे देता है, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम खबर फैला देंगे कि तुम ही वो कल्प्रिट हो जिसने शिप पे हमला किया था। ये बंदा किसी को कहता कि मैंने आपका मैसेज आसपास के सभी मर्सनरीज को यानी सोल्जर्स को डिलीवर कर दिया है। ये कोई बंदा ये कहता है आखिरकार चियोंग्यू ग्रुप, उसके बाद कुछ नहीं कहता, हमें पता ये ग्रुप को खुद का अपना बताने वाला है। दूसरी ओर आए तो ये बच्चा अपनी मौत की खबर सुन के हैरान कि 5 मिनट में बेचारा मरने वाला है। ये कहती है मुझे माफ करना बच्चे, लेकिन अब तुझे जिंदा रखने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं बचा। ये कहता है प्लीज मुझे जीने दो प्लीज। ये कहती है क्यों भाई, अब तो वैसे भी तो किसी बड़ी सल्तनत का वारिस नहीं रहा है। सल्तनत से याद आया KGF चैप्टर 3 का ट्रेलर आ गया गाइस काफी दिन पहले, एकदम मस्त है। ये कहती है वैसे भी अब तक तो उन्होंने तुम्हारे फ्यूनरल का पूरा इंतजाम कर दिया है, तुम्हें पता भी इसका क्या मतलब है। उन्होंने तुम्हें मारा और तुम्हारी पावर अपने हासिल कर ली। ये बहुत ही कॉमन है मेरी दुनिया में, मुझे पता है। इसकी दुनिया से इसका मतलब है पावर वाली दुनिया, क्राइम वाली। भाई बच्चा हैरान कहता अंकल आंट क्या उन्होंने मुझे मारने की प्लानिंग, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने। ये दो लोंडे फिर से दिखाई जाते हैं। ये कहता है कि मुझे नहीं लगता इसका इसे मारने का कोई इंटेंशन है। दूसरा कहता है तो सिर्फ इसके साथ मजाक कर रही है। ये बच्चा कहता है मैं मुश्किल से सर्वाइव किया हूँ, अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेंजर्स के हाथों मरना पड़ेगा। ये सोचता है ये चियोंग्यू क्या है, मोम, डैड, ग्रैंडफादर, आखिर ये सब चल क्या रहा है। और ये कहते हुए अपनी जेब से वो पेन निकाल रहा है। तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है कैप्टन हम पे अटैक हुआ है। ये बताता है 3 हाई स्पीड बोट, 1 आर्म्ड हेलीकॉप्टर और सभी के सभी फुल आर्म्ड। ये कहती है आर्म्ड हेलीकॉप्टर, कहीं ये इंटरपोल तो नहीं है। वो कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये रेडियो को इग्नोर कर रहे हैं। ये कहती है क्या रेडियो को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कौन सा क्रेजी पागल आ गया है। ये कहती है वो पक्का कोरियंस का ही काम होगा जिनका पहले फोन आया था, वो बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई वो जो मैनेजर है उसने किसी को फोन करके कहा था कि मशीनरी भेज दी है, तो ये पक्का उन्हीं का काम। दूसरी तरफ ये बच्चा टेहा, इसने अपने हाथ में पेन गाड़ लिया है और ये सभी लोग हैरानी से इसे देख रहे हैं। ये कह रहा है कि चियोंग्यू तुम्हें कभी पैसे नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं मुझे मारकर। और ये इसे अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। और इसने हाथ पे वही टैटू बनाया जो उन्होंने अपनी गर्दन पे बनाया हुआ था और कहता है अगर तुम मुझे ताकत दोगे अपना रिवेंज लेने का तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा वफादार रहूंगा। कैप्टन देखती है हमारी सेलेनो फैमिली का टैटू, लेकिन ये इसने कब देखा। फिर ये पागलों की तरह हंसती है और अपने आदमियों कहती है कि फेस्टिवल की तैयारी शुरू करो। और हाँ वो पीले बाल वाले का नाम मैट्यू है। वो कहती है बच्चे तू अपने शब्दों की जिम्मेवारी खुद उठा रहा है ना, तुझे अपना बदला लेने के लिए ताकत चाहिए, चाहे फिर तेरे हाथ खून में क्यों न रंग जाए। फिर उसे अपने दादा की वो बात याद आती है चियोंग्यू ग्रुप बोली। तभी वो अपने चेहरे पे एक खतरनाक और शांत लुक देता है जिससे कैप्टन समझ जाती है कि मजा आएगा, क्योंकि जो कुत्ते भोंकते हैं वो काटते नहीं है और ये शांत है। फिर ये दरवाजे पे फट करके लात मार के दरवाजा खोलती है और कहती है फॉलो मी, आज से तेरी जिंदगी की डोर सैलेनो फैमिली के हाथ में, तुम मरेगा और जिएगा सिर्फ और सिर्फ सैलेनो फैमिली के लिए। फिर ये कहती है ध्यान से देख ये तेरा फ्यूचर होने जा रहा है। तो भाई इस पहले पार्ट का एंड तो हम इसी बैंगर के साथ करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट से इसमें बिल्कुल लड़ाई झगड़े एकदम बहुत मस्त कहानी शुरू होने वाली है। तो इसमें मैंने मोटे मोटे इसकी शुरुआती कहानी कवर कर दी है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।